दोस्तों नमस्कार, मैं आपका राकेश कुमार, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज आपके साथ में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टीडीएस ऑन सैलरी, उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोगों को चुभता है। चुभता किस विषय में है? ये बहुत वेतन भोगियों के लिए है। हमारे वेतन भोगी भाई जिनको हर महीने के अंत में एक निश्चित अमाउंट वेतन के रूप में मिलता है, उनके उस वेतन में से सरकार के बताए गए प्रावधान के हिसाब से कुछ टैक्स काट लिया जाता है और जो बची हुई राशि उनका एम्प्लॉयर उनको एज ए सैलरी दे दिया जाता है। जब उनकी सैलरी डिसाइड होती है तो पता चलता है कि मुझे इतना अमाउंट मिलेगा, लाख रुपया मिलेगा, 2 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन जब उनके हाथ में सैलरी आती है तो उसमें से उनको कम नज़र आता है। फिर वो सोच में पड़ जाते हैं, भैया क्या हुआ कि इतना सैलरी मेरा कम हो गया। उस कंडीशन वो क्या होता है कि उनकी सैलरी के बीच में से कुछ चीज़ें डिडक्ट कर ली जाती है। डिडक्ट करना एम्प्लॉयर की मजबूरी है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं लॉ ऑफ नेशन हमें फॉलो करना पड़ता है और उसके हिसाब से उसकी टीडीएस कट जाता है। दोस्तों आज इस पर हम एक बृहद चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बट आपको लास्ट तक देखने की ज़रूरत है। दोनों के हिसाब से, एक एम्प्लॉय के लिए भी और एक एम्प्लॉयर के लिए भी, दोनों की ये ज़रूरत है। एम्प्लॉयर को एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी उसके ऊपर है कि उसको करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स डिडक्ट करके सरकार को रिमिट करना है, ठीक है। और एम्प्लॉय को कि भैया हम कमा रहे हैं, मेहनत से पैसा मेरा है, सरकार उस पर डाका डाल रही है, हमारा पैसा में से कुछ हिस्सा उनको चला जाता है। तो हमें किस तरह से, किस चीज़ को क्या करना है कि हमें सैलरी में कम ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की बचत भी हो जाए और हम अपना लॉ का कंप्लायंस भी कर लें। दोस्तों कोई बात नहीं है, हम चर्चा करते हैं टीडीएस ऑन सैलरी, यानी कि वेतन में से कर की कटौती, जिसका प्रावधान हमारे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 192 के अंदर में दिया गया है। दोस्तों मैं यहाँ आपको बताना बहुत जरूरी समझता हूँ कि टीडीएस पे जो सैलरी होता है, डिडक्शन होता है, वो हमारे हर तरह के एम्प्लॉय के लिए जरूरी है। हर तरह के एम्प्लॉय के लिए जरूरी है। कुछ को अगर हम छोड़ दें तो, अगर वो सरकारी क्षेत्र में आप काम करते हो तो भी इस पर टैक्स कटौती आपकी होनी है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो भी आपको इस पर कर की कटौती होनी है। अगर आप सरकारी क्षेत्र में काम करते हो तो हमारे जो डीडीओ महोदय होते हैं, जिनको सैलरी में से कर की कटौती करके देने की जिम्मेवारी होती है, उनके ऊपर बहुत बड़ी लायबिलिटी इनकम टैक्स एक्ट ने कास्ट कर रखा है, जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डीडीओ, जो हमने अपने किसी अन्य वीडियो में बना करके उनके लिए सेपरेटली हमने रखा हुआ है। वो हमारे यूट्यूब चैनल से उसको देख सकते हैं। दूसरी बात, जो अन्य एम्प्लॉयर हैं जो सरकारी क्षेत्र के नहीं हैं, उनके लिए भी ये वीडियो देखना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं सैलरी हेड में टीडीएस कब कटेगा। सबसे पहले दोस्त, जब हम उसको वेतन देंगे। वेतन किसको दिया जाता है? हम वेतन एम्प्लॉय को देते हैं। किसको देते हैं? एम्प्लॉय को देते हैं। एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय वो व्यक्ति होता है जो किसी के दिशा निर्देश पे, किसी के इंस्ट्रक्शंस पे, उसके बताए गए निर्देशों पे किसी कार्य को संपादित करता है, ठीक है। मान लीजिए कि हम यहाँ पे काम करते हैं और हमारा जो स्टाफ यहाँ पे काम करता है, उसको कौन इंस्ट्रक्ट कर रहा है, कौन बताता है कि तुम ये काम कर लो, तुम ये काम कर लो, तुम ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लो। एज एन एम्प्लॉयर मैं कहता हूँ तो मेरा एम्प्लॉय इसको करता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ पे? एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या होना चाहिए? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना पड़ता है, होना चाहिए। तभी जाकर के वेतन के शीर्ष में, वेतन के हेड में वो इनकम टैक्सेबल होगा और उसके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी होगी। बहुत की सरकारी क्षेत्र में कोई गवर्नमेंट है वो उसका एम्प्लॉयर होता है, और प्राइवेट सेक्टर में जो कोई भी अपने कर्मचारी को रखता है जिसके बीच में एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, वहाँ पे सैलरी में कर की कटौती होती है। अब दूसरी बात, अगर कोई आदमी प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल काम करता है, जैसे पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को भी सैलरी दी जाती है, तो क्या पार्टनर के बीच में एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है? नहीं, उनके पीछे पार्टनर्स के बीच में एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है। इसलिए उनका वेतन के शीर्षक के हेड में टीडीएस या टैक्स नहीं लगता है। उसके लिए उसको बिजनेस प्रोफेशन में टैक्स देना पड़ता है।
ठीक है। उसी तरह से जो डायरेक्टर सिटिंग फीस है, डायरेक्टर इज ऑल्सो एम्प्लॉयर, कंपनी में काम तो करता है लेकिन उसको सिटिंग फीस मिलती है। तो यहाँ पे डायरेक्टर के और कंपनी के बीच में एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए यहाँ पे उसका सैलरी के हेड में टैक्स नहीं कटेगा। कहाँ कटेगा? बिजनेस प्रोफेशन के हेड में या अदर सोर्सेज में उसका टैक्स लगे लगेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर सैलरी है क्या। ठीक है, और इस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा चार्जिंग सेक्शन। हर किसी इनकम को टैक्स करने के लिए हमारे स्टैट्यूट के अंदर में एक चार्जिंग सेक्शन बनाया हुआ है। उस चार्जिंग सेक्शन के तहत ही हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर में जो इनकम है उसको टैक्स के दायरे में लेके आते हैं। तो सैलरी का चार्जिंग सेक्शन है हमारा सेक्शन 15। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 15। सेक्शन 15 हमसे कहता है कि जो सैलरी 3 तरह की बातों को किया गया है। बताया क्या है उसने कि जो सैलरी आपकी ड्यू हो चुकी है, ठीक है, जो आपका बकाया सैलरी है, ठीक है, कौन सा, जो आप जिस एम्प्लॉयर के पास में अभी काम कर रहे हैं उसके साथ में या पहले कभी किसी एम्प्लॉयर के साथ में आपने काम कर रखा हुआ है, वो दोनों ही शामिल होता है। पहला जो हुआ हमारा वो ड्यू हो गया, ठीक है। दूसरा तो हमारा हुआ जो हमारा एरियर ऑफ सैलरी हो गया, ठीक है ना। ड्यू हो गया, उसके बाद में पेड और अलाउड। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक तो ड्यू हुआ जो हमको अभी मिला नहीं है लेकिन हमको राइट टू रिसीव हो चुका है, ठीक है। एक है कि हमको पेड भी हो चुका है और अलाउ भी हो चुका है। दूसरा मेरा बकाया सैलरी है जो अभी हमको मिला है। तो तीनों को मिला करके हम सेक्शन 15 में सैलरी हेड में चार्ज करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सैलरी में क्या क्या शामिल होता है। देखो सर, सैलरी में एक होता है हमारा बेसिक सैलरी, कोई यूनिटी हमको मिलता है, ठीक है। कोई हमको बकाया सैलरी मिलता है या हम कोई एडवांस सैलरी लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमको कई तरह की अलाउंसेस मिलता है। अलाउंसेस क्या है कि हम अगर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के दौरान में हमारे एम्प्लॉयर के द्वारा बहुत सी चीज़ें एडिशनली दी जाती हैं। जैसे मैं सेना में काम करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? बॉर्डर एरिया अलाउंसेस मिलेगा, ठीक है। हमें काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस मिलेगा। हो सकता है मैं हाई एटीट्यूड में काम करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? हिली एरिया अलाउंसेस मिलेगा। तरह तरह के अलाउंसेस हमें मिलते हैं। उन अलाउंसेस में काफ़ी अलाउंसेस हैं जो मेरा सीधे सीधे टैक्सेबल हो जाता है, जिसमें पूरा टैक्स हमको देना पड़ता है। कुछ होता है जो एक्चुअल अमाउंट हमको मिलता है और जो एक लिमिट स्पेसिफाइड है, दोनों में जो कम होगा वो हमारा एग्जिट होता है, ठीक है ना। इस तरह से अलाउंसेस हो गया। फिर हमारा एक चीज़ चलाता है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए चीज़ है, वो भी हमारा सैलरी हेड में ही टैक्सेबल होता है। रिटायरमेंट बेनिफिट में क्या चला आता है हमारा? रिटायरमेंट बेनिफिट में हमारा आता है सबसे पहले अगर मुझे कोई पेंशन मिलना है, ठीक है। उसके बाद में हमें कोई ग्रेच्युटी मिलना है, ठीक है। या फिर जो हमने अपने जॉब के दौरान कोई लीव अर्न करके रखा हुआ है, जो मैंने अपने जॉब में रहते हुए, काम पे रहते हुए उस लीव को अवहेल नहीं कर पाया, हमने अतिरिक्त काम कर दिया अपने एम्प्लॉयर के लिए, तो उसको बोलते हैं इनकैशमेंट ऑफ लीव सैलरी, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ग्रेच्युटी हो गया, पेंशन हो गया, लीव इनकैशमेंट हो गया। कोई रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन आपको मिला हुआ है, अगर आपको कोई हटाया जा रहा है तो उस दौरान आपको किसी तरह का कॉम्पेंसेशन मिलता है। फिर कई बारी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम सरकार निकालती है, उस समय भी कुछ ना कुछ उसको कॉम्पेंसेशन देती है, ठीक है ना। तो इस तरह का रिटायरमेंट बेनिफिट उसका होता है। फिर उसके अलावा क्या होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जॉब हमें कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। सुविधाएं क्या होती है? हमें गाड़ी की सुविधा दी जाती है, हमें फ्री में अकोमोडेशन दिया जाता है रहने के लिए, हमें इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाता है, ठीक है ना। अन्य तरह से सारी चीज़ें दी जाती है। अगर मैं ब्रीफिंग करूं तो मैं आपको बताऊं कि सैलरी के हेड में क्या क्या टैक्सेबल होता है। तो सैलरी के हेड में सबसे पहले टैक्सेबल होता है आपका बेसिक सैलरी क्या है,
है ना। उसके बाद में आपका जो यूनिटी है ना, या और बेसिक सैलरी हो गया, कोई पेंशन हो गया, यूनिटी हो गया, बोनस हो गया। उसके अलावा आपका कोई कमीशन है। कई बार क्या होता है कि कोई एम्प्लॉयर कहता है सेल्स के केस में कि भाई आप इतना सेल करके ले आएंगे तो हम आपको इतना परसेंटेज कमीशन भी आपको देंगे। दैट कमीशन इज आल्सो ड्यू टू व्हाट, एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, और इसकी वजह से ये सैलरी हेड में ही टैक्सेबल हो जाता है। उसके बाद में हमने आपसे बात कर ली रिटायरमेंट बेनिफिट के बारे में, ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव इनकैशमेंट, है ना, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन या वॉलंटरी कॉम्पेंसेशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। फिर उसके बाद हमने अलाउंसेस की बात की। अलाउंसेस में मैं थोड़ी चर्चा आगे बढ़ के भी करूँगा, लेकिन अभी मैं एक ब्रीफिंग दे देता हूँ कि आपकी सैलरी में क्या क्या शामिल होता है। अलाउंसेस हो गया, फिर उसके बाद में हमारा परक्विजिट हो जाता है, ठीक है। फिर इन सब चीज़ों को जोड़ लेते हैं तो हमारा क्या होता है, ग्रॉस सैलरी निकल के चला आता है। उस ग्रॉस सैलरी में से जो मेरा सेक्शन 10 के अंदर में एग्जेम्पशंस है, खास करके एग्जेम्पशंस कहाँ मिलता है हमें, अलाउंसेस के ऊपर मिलता है। तो दोस्तों अब मैं थोड़ा सा अलाउंसेस की बात आपसे कर लेता हूँ। अलाउंसेस हमारे पास दो तरह का होता है, एक हमारा हाउस रेंट अलाउंसेस है और दूसरा कुछ स्पेसिफिक अलाउंसेस है। हाउस रेंट अलाउंसेस जो मैंने आपसे पहले चर्चा भी करी है कि हम अगर प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट की वजह से अपने घर से हट करके किसी दूसरी जगह हम रहते हैं और उस रहने की वजह से, एम्प्लॉयमेंट की वजह से हम किसी तरह का रेंट का भुगतान करते हैं तो वो रेंट का हमें अलाउंसेस मिलता है, जिसका एग्जेम्पशन हमें सेक्शन 10 सब सेक्शन 13 ब्रैकेट कैपिटल ए, सेक्शन 10 13 ब्रैकेट 13 कैपिटल ए, इस पे हमें उसका एग्जेम्पशन मिलता है। उसका लिमिट क्या है, एक्चुअल HRA रिसीव्ड, दूसरा रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, तीसरा प्लेस जहाँ पे भी हम रहते हैं उसके हिसाब से 50% या 40% ऑफ सैलरी। जो तीनों में कम होता है वो हमें हाउस रेंट अलाउंस के तौर पे मिल जाता है, एग्जेम्पशन मिलता है उसका। इसके अलावा हमारे 5 तरह के स्पेसिफिक अलाउंसेज है, जिसको हम अगर नट सेल में कहें TDCHAU, ट्रेवलिंग अलाउंसेज, डेली अलाउंसेज, कन्वेंस अलाउंसेज, हेल्पर अलाउंसेज, अकेडमिक अलाउंसेज एंड यूनिफॉर्म अलाउंसेज। ये सारे अलाउंसेज हैं, 5 अलाउंसेज, 6 अलाउंसेज हमने कहा, TDC ट्रेवलिंग, डेली, कन्वेंस, हेल्पर, एकेडमिक एंड यूनिफॉर्म। इस सारे अलाउंसेज के अंदर में जितना पैसा आपको सरकार दे रही है या जितना आपका एक्सपेंस हो रहा है, दोनों में जो कम होगा वो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कुछ अलाउंसेज जैसे होते हैं जिसमें रकम प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे हमने आपसे अभी कहा कि जो आर्म फोर्सेस को कोई मिलता है, हिली एरिया अलाउंसेज है, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेज है ना, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेज बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। अगर आपको बच्चे के पढ़ने के लिए कोई अलाउंसेज सरकार की तरफ से मिल रही है तो उसमें पर बच्चा पर मंथ 100 रुपये अलाउ होता है, ठीक है, पर चिल्ड्रेन पर मंथ अप टू 2 चिल्ड्रेन। अगर आपके पास में 2 बच्चे हैं, 100 रुपये पर बच्चे के हिसाब से मिल रहा है तो 2400 रुपये का एग्जेम्पशन आपका होगा। उसी तरह से हॉस्टल अलाउंसेज है, 300 रुपये पर बच्चा पर मंथ आपको मिलता है। इसी तरह से काफ़ी सारी डिस्टर्ब एरिया अलाउंसेज है, सब में लिमिट दे रखा गया हुआ है। आप कोल माइंस के अंदर में काम करते हैं तो उसके लिए अलग अलाउंसेज है ना। उसी तरह से एक और इम्पोर्टेंट अलाउंसेज है हमारा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज क्या होता है, मैं इसलिए उससे चर्चा करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई लोग विकलांग हैं या जो फिजिकली कैपेबल नहीं है या जो डीफ है, डम्ब है, ब्लाइंड है ना, जो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए काफ़ी मेहनत करके अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस से प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट तक आते हैं, उनके लिए सरकार ने कहा है कि 3200 रुपये पर मंथ पर एम्प्लॉय हम आपको एग्जेम्पशन देंगे ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी अलाउंसेज होता है जो किसी स्पेसिफाइड लोग के हाथ में एग्जेम्प्ट होता है, फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। वो स्पेसिफाइड लोग क्या है, वो 4 तरह के अलाउंसेज होते हैं। सबसे पहले कोई आदमी जो भारत का नागरिक है
भारत सरकार के द्वारा भारत से बाहर किसी जगह पे काम कर रहा है, यानी कि भारत से बाहर है, विदेश में काम करता है। पर्सन सिटीजन ऑफ इंडिया एम्प्लॉयड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्किंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है। दूसरा अलाउंसेस हमारा क्या होता है, उसी में किसी हाई कोर्ट के जजेस को हम कोई चीज़ देते हैं। ठीक है, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। फिर उसके अलावा तीसरा क्या होता है, एक एस्टम्पटी अलाउंसेस बोलते हैं, उसको एक तरह से इंटरटेनमेंट के रूप में दिया जाता है। किसको दिया जाता है, वो जजेस ऑफ हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दिया जाता है। ठीक है, 3 चीज़ें हो गई। फिर अगर कोई अलाउंसेज हम यूनाइटेड नेशन के किसी स्टाफ को देते हैं तो हमारा 100% एग्जेम्प्ट रहता है। ठीक है, ये तो हमने आपसे बात कर ली मोटा मोटा अलाउंसेस के बारे में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद में और परक्यूजिट की वैल्यूएशन करने के बाद में, परक्यूजिट का वैल्यूएशन में क्या होता है, परक्यूजिट का वैल्यूएशन जैसे मोटर कार का वैल्यूएशन है, मोटर कार के वैल्यूएशन में आपको सॉफर के साथ मिला है, बिना सॉफर का मिला है। हाउस जो आपको एकोमोडेशन मिला हुआ है उसका भी वैल्यूएशन हम लोग करते हैं। बहुत सारे परक्यूजिट्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए एग्जेम्प्ट होता है। वही चीज़ें हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं उनके केस में 100% टैक्सेबल हो जाता है। दोस्तों, परक्यूजिट का वैल्यूएशन और उसकी चर्चा करना एक बड़ा ही बृहद विषय है। ठीक है ना, वो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उसको एक्ट के द्वारा पढ़ करके समझने की कोशिश करेंगे। मोटा मोटा मैं बता देता हूँ, अगर हमने कोई रेंट फ्री लोन लिया हुआ है, इंटरेस्ट फ्री लोन है, जैसे मैंने कंप्यूटर के लिए, गाड़ी के लिए, किसी तरह का हमने लोन लिया हुआ है और उसके ऊपर मैं जो इंटरेस्ट पे करता हूँ, और जो एम्प्लॉयर हमारा अपने लिए लोन लिया हुआ है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करता है, दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा टैक्सेबल होता है। इसी तरह से परक्यूजिट के वैल्यूएशन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हमने आपसे कहा बेसिक सैलरी, यूनिटी वगैरह, अलाउंसेज, रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट, सबको मिला दिया। उसमें से सेक्शन 10 के अंदर में जो मेरा एग्जेप्शन है उसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, मेरा ग्रॉस सैलरी निकल के आ गया। ग्रॉस सैलरी में से हम सेक्शन 24(1) जो अगर कोई आदमी घर खरीदने के लिए किसी तरह का इंटरेस्ट पे करता है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, तो उसकी डिडक्शन से माइनस कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति का हाउसिंग के अंदर में कोई इनकम नहीं होता है तो वो फिगर उसका निगेटिव आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से एक और अलाउंसेज हमारा होता है इंटरटेनमेंट। बेसिकली वो अलाउंसेज नहीं है, बस इंटरटेनमेंट अलाउंसेज उसका नाम कहा गया। वो सेक्शन 10 के अंदर में एग्जेम्पशन उसका उपलब्ध नहीं है। उसका एग्जेम्पशन कहाँ उपलब्ध होता है, सेक्शन 16 (II), उसको हम लोग सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से किसी किसी स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स होता है, जैसे बिहार में प्रोफेशनल टैक्स है जो हमारे एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय से कलेक्ट किया जाता है, लेकिन एम्प्लॉय को उसका डिडक्शन कहाँ मिल जाता है, सेक्शन 16(1), वहाँ पे उसको उसका एग्जेम्पशन मिल जाता है। ये सब करने के बाद में मेरा चला आता है, अगर हमारे पास और कोई दूसरा इनकम है, जैसे हमने कोई सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट कमाया है, या फिर हमने कोई एफडी पे ब्याज कमाया है, या कोई मेरा डिविडेंड हमको मिला है, या फिर हमें किसी अन्य सोर्स से कोई और इनकम है जिसकी सूचना एज एन एम्प्लॉय हम अपने एम्प्लॉयर को देते हैं, तो मेरा एम्प्लॉयर उसको अपने सैलरी हेड में कंसिडर कर लेता है और ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करता है। उसमें से जो मेरी इन्वेस्टमेंट है, जिसको हम चैप्टर 6A की डिडक्शंस बोलते हैं। चैप्टर 6A की डिडक्शंस क्या होती हैं, जैसे हमने कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है, हमने कोई NSE परचेज किया हुआ है, हमने कोई कन्या समृद्धि स्कीम है उसमें हमने जमा कराया हुआ है, किसी तरह का PPF में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, ये सब चीज़ों को हम उसमें से माइनस कर देते हैं, हटा देते हैं। ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A हटा देते हैं, तो मेरा नेट टैक्सेबल इनकम निकल के चला आता है। उस नेट टैक्सेबल इनकम में हम स्लैब रेट के हिसाब से अपना टैक्स लगाते हैं। अब टैक्स लगाने की बात आई तो आपको यहाँ पे थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। सतर्क क्यों होना है, क्योंकि सरकार ने कुछ दिन पहले एक नई टैक्सेशन स्कीम लेके आई थी
जिसको कहा गया था सेक्शन 115 BAC। क्या है? सेक्शन 115 BAC। इसके ऊपर में कहा गया कि भाई आपको हम टैक्स अलग रेट से लगाएंगे, ठीक है ना, जो एक्ट के अंदर में रेट ऑफ टैक्स, रियायत रेट ऑफ टैक्स दिया गया है। अगर आप उस ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो मैंने जितनी भी अलाउंसेस डिस्कस की हैं, ठीक है ना, कुछ अलाउंसेस को छोड़ करके, सिर्फ 4 अलाउंसेस हैं, जिसको छोड़ करके वो अलाउंसेस नोटिफिकेशन नंबर 38/2022 2020 38/2020 में जो 26 जून 2020 को नोटिफिकेशन आया था, उसमें सिर्फ 4 चीज को छोड़ा गया है। बाकी सारा अलाउंसेज जहां कहीं भी आपको सेक्शन 10 के अंदर में एग्जेम्पशन मिल रहा होता है, वो 115 BAC सेक्शन सिलेक्ट करते ही सारे अलाउंसेस खत्म हो जाएंगे। यानी कि उसके अंदर में जो आपको बेनिफिट मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। समझ गए? यानी कि आपने अगर न्यू टैक्सेशन स्कीम जो सेक्शन 115 BAC के अंदर में दिया गया है उसको आप ऑप्ट करते हैं तो आपको हाउस रेंट अलाउंसेस के मिलने वाला एग्जेम्पशन खत्म हो जाएगा। जो मैंने सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 के अंदर में एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और एक्चुअल पेमेंट एक्सपेंसेस व्हिच एवर इज लेस, सारा खत्म हो जाएगा, कोई अलाउंसेस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन नंबर 38/2020 डेटेड 26 जून 2020 है, वो सिर्फ 4 चीज़ों को एग्जिट करता है। क्या क्या एग्जिट करता है? वो कहता है कॉस्ट ऑफ ट्रेवल। ठीक है, अगर आप कोई खर्चा करते हैं, जब आप काम से, अपने एम्प्लॉयर के काम से किसी टूर पे हैं या आप एम्प्लॉयमेंट की वजह से कहीं आपका ट्रांसफर हो गया है, तो उसके दौरान अगर आप कोई ट्रेवल पे खर्चा करते हैं तो वो आपका, चाहे आप 115 BAC ऑप्ट करें तब या नॉर्मल टैक्सेशन स्कीम में रहें तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा है ट्रैवलिंग अलाउंसेज। वो क्या है भाई? ट्रैवलिंग अलाउंसेज है जब आप अपनी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी में हैं और तब आप कहीं पे टूर पे जा रहे हैं और रास्ते में आप कुछ खर्च आपके ऊपर हो रहा है, आप कर रहे हैं खाने पे, पीने पे, किसी और चीज़ों पे, ठीक है ना, या फिर आपका ट्रांसफ़र हो गया है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, उस ट्रांसफ़र के दौरान आप जितने दिन ट्रांजिट में हैं वहाँ पे कुछ आप खर्च करते हैं और उसका आपको पैसा मिलता है अपने एम्प्लॉयर से, तो वो एग्जेम्प्ट रहेगा। फिर कहता है कन्वेंस है, अगर आप ड्यूटी के आवर में है ना, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए किसी तरह का कन्वेंस आप खर्च कर रहे हैं, जैसे मान लिया आपको, मेरे ऑफिस पे कोई आदमी यहाँ पे काम कर रहा है, मैं कहता हूँ ITO चले जाओ यहाँ से, तो ITO जाने आने में जो कन्वेंस का खर्चा होगा उसका हम आपको रिवर्समेंट देंगे, तो आपका इनकम नहीं होगा, वो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है ना। फिर वही जो हमने कहा, कोई ब्लाइंड है, हैंडीकैप्ड है, डंप है या फिजिकली इनकपेबल है, उसको 3200 रुपये पर मंथ पर एम्प्लॉय को अगर कुछ मिलता है तो वो उसका एग्जेम्प्ट होगा, चाहे वो नए टैक्सेशन स्कीम में हो तब, चाहे पुराने टैक्सेशन स्कीम में हो। ठीक है, तो ये 4 चीज़ के अलावा कोई और एग्जेम्पशंस उसको अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने नए टैक्सेशन स्कीम को ऑप्ट कर लिया है। ठीक है, इसलिए आपको अपना टैक्स प्लानिंग करते समय ये चीज़ें बड़े ध्यान से रखना पड़ेगा कि भाई हमें कौन सा टैक्सेशन चूज करना है। हमें 115 BAC न्यू टैक्सेशन स्कीम में जाना है या जो मेरा ट्रेडिशनल टैक्सेशन है उसमें हमको रहना है। तो ये आपकी टैक्स प्लानिंग का विषय है, वो आप पे हम छोड़ते हैं। फिर जो मेरा टैक्स निकल के चला आया, अब उस टैक्स में से हमें कुछ चीज़ें और हटने की बात होती है, जैसे रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1). ठीक है, फिर कुछ अगर रिवेट के लिए हम हकदार हैं तो रिवेट माइनस कर देते हैं। उसके बाद जो रिजिडरी पैसा मेरा बचता है, जो उसको हम 12 से डिवाइड कर देते हैं और जो बनता है वो हम हर मंथ एज ए TDS फ्रॉम सैलरी डिडक्ट कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि सर हमने अप्रैल में शुरू किया था, उस समय DA मेरा कुछ अमाउंट मिल रहा था, जुलाई में जाकर के DA मेरा बढ़ गया है ना, फिर मेरा जनवरी में जाकर DA फिर से बढ़ गया, हो सकता है बेसिक का इंक्रीमेंट हमको मिल गया है ना,
हो सकता है कोई एरियर का पैसा आपको दोबारा से मिल जाए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, तो फिर आपको अपने एस्टिमेशन को रिवाइज करना पड़ेगा। जो एस्टिमेटेड टैक्स आपने कैलकुलेट किया हुआ है नए फैक्ट एंड फिगर के हिसाब से, आपको फिर से उसको रिकम्प्यूट करना पड़ेगा और रेस्ट बचे हुए पीरियड में आपको उसी अमाउंट को रेस्ट बचे हुए पीरियड से डिवाइड करके आपको अपना टीडीएस का रकम डिटरमिन करना पड़ेगा। दोस्तों अब इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा डिस्प्यूट का होता है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना, कि डिस्प्यूट वाली चीज़ें हैं उस पर कब हमें टैक्स देना चाहिए और कब हमें टैक्स नहीं देना चाहिए, ठीक है। तो दोस्त सबसे पहले हमारा बोनस का आता है। बोनस क्या है? बोनस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई सैलरी, ठीक है। तो बोनस पे जो हमें टैक्स लगेगा वो सिर्फ अलाउ करने से नहीं होगा, उसको हमको एक्चुअली रिसीव होगा, तभी जाकर के हमको उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है ना। उसी तरह से मेरा कोई एरियर ऑफ सैलरी है, तो एरियर ऑफ सैलरी है तो जिस साल में हमें उसका भुगतान मिल गया है या फिर अलाउ हो गया है उस साल में हमको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावे रिटायरमेंट बेनिफिट का जो चीज़ें हैं उसको हमें कुछ कंप्यूट करना पड़ता है, जैसे कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है, उसका एक कैलकुलेशन का तरीका दिया हुआ है, उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी डिस्कस कर ली टीडीएस ऑन सैलरी के विषय में। आशा है आपके लिए ये वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।